हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे 3 लेक्चर हम चलेंगे ना, मतलब आज का जो लेक्चर रहने वाला है और जो प्रीवियस 2 लेक्चर रहे हैं, ये सब अपना बेसिक्स है, ताकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियल वाली पढ़ेंगे ना तो उसमें अपने को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाद में अपने को कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया उसमें कोई अपने को ऐसी चीज़ ना मिले कि ये तो सर अपने को पता ही नहीं है ये क्या होती है। तो ये जो 3 लेक्चर हैं स्टार्टिंग के, वो बेसिक लेक्चर है। तो जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कल से स्टार्ट होने वाली है। कल से हम IUPAC पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें और जो कॉमन नेम्स होते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, GOC का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कोई एटम हो सकता है या फिर कोई ग्रुप हो सकता है एटम्स का। कोई एटम हो सकता है, एटम मतलब कोई एक एलिमेंट, ठीक है, या फिर उसका कोई ग्रुप हो सकता है। ठीक है, देखो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कार्बन की चेन में अटैच है, जैसे कोई कार्बन की चेन है उसके पीछे कोई ग्रुप अटैच है या फिर कोई एटम अटैच है जो कार्बन के अलावा कुछ और हो। ठीक है, और वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कोई मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? कार्बन चेन पे नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है उस कार्बन चेन के साथ। ठीक है, तो जैसे कोई कार्बन चेन है, उसके पीछे या उसके कहीं पे भी कोई एक ग्रुप लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है, उसको अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और उस फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है? पूरा जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड में जो केमिकल चेंजेस होने वाले हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड की क्या रहने वाली है, वो सब कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप जो उसमें लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखो जैसे एल्डिहाइड ग्रुप कौन हो गया? CHO। एल्डिहाइड ग्रुप कौन होता है? CHO, याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन होता है? COOH। ठीक है सर, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर मैं बोलूँ एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH। तो ये सब क्या फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो जो अपने मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में सैचुरेशन होता है या अनसैचुरेशन होता है? सर मल्टीपल बॉन्ड में अनसैचुरेशन होता है। मैंने बताया था अनसैचुरेटेड, जो लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड कौन होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाए वो क्या होते थे? अनसैचुरेटेड होते थे। तो जो अपने मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे C डबल बॉन्ड C या फिर जो C ट्रिपल बॉन्ड C है, उनको भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। याद रखना, जो अपने मल्टीपल बॉन्ड है ना, जैसे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उनको भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और ये NCERT में आप रीडिंग मारते रहना, जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आए कि NCERT हमारी कितनी कंप्लीट हो रही है। तो आप NCERT की भी साथ साथ रीडिंग मारोगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको बताया। ठीक है, अब देखो, अब एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन क्या होता है? जैसे देखो 2 कार्बन का एल्केन बनाऊँ तो एल्केन एन मतलब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब उसके बाद 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे ना। इस कार्बन का भी सिर्फ एक बॉन्ड दिख रहा है तो उसके पास 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावैलेंट शो करता है ना। ठीक है, तो अब इसको मैं देखूं, अब इसमें कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए, और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 6 हैं। मतलब ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। और ये कौन सा एल्केन होगा? 2 नंबर का, जिसमें कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे जिसमें, उस एल्केन को बोलते हैं। एक कार्बन होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ बोलेंगे। तो ये हो गया इथेन। ठीक है, तो देखो 1 कार्बन होता है ना तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो इथ बोलते हैं, 3 कार्बन होता है तो प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन होता है तो पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन होता है तो हेक्स बोलते हैं। और इससे ज़्यादा नीट में आता भी नहीं है जनरली। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये 2 कार्बन का एल्केन था, 2 कार्बन का क्या था? ये एल्केन था। तो मैंने इसको बोल दिया, क्या बोल दिया इसको? इथेन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा है? इथेन है।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, मतलब एल्केन, ये एल्केन हुआ, पर जो एल्केन है ना, अपना एल्केन है ना, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो वो बन जाएगा एल्काइल। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं वो बन जाएगा एल्काइल, ठीक है। तो ये जो C2H6 है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं मैं तो बन जाएगा, सॉरी, C2H5 बन जाएगा, C2H5। ये क्या अपना, ये है एल्काइल। कोई भी एल्केन मेरे सामने है, उसमें से मैंने जिस दिन एक हाइड्रोजन हटा दिया उसी दिन वो एल्केन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा एल्काइल, ठीक है। जैसे मीथेन होता है CH4, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं ये बन जाएगा CH3, अब ये बन जाएगा मिथाइल, मतलब ये एल्काइल बन गया। तो मीथेन है तो मिथाइल, इथेन था, इथेन से जो एल्काइल बना तो वो हो गया इथाइल, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल, ठीक है। वैसे कोई भी एल्केन हो, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगा उसको मैं बोलूँगा एल्काइल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जनरल फार्मूला, अगर मुझे एल्केन का लिखना है, एल्केन का जनरल फार्मूला देखो, ये एल्केन है C2H6, ठीक है। तो कार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन अगर N होंगे तो हाइड्रोजन अगर 2N कर दिया जाए और उसमें से 2 और ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, कार्बन अगर 2 है तो N की जगह में 2 रख दिया, तो हाइड्रोजन को मैंने डबल करना है N से, मतलब हाइड्रोजन 2N करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गया अब, पर 4 में 2 और ऐड करना पड़ेगा तभी तो 6 होगा। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, किसका, एल्केन का। तो ऐसे हम किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं जनरल। तो हमको किसी का फार्मूला याद नहीं करना कि सर एल्केन का CnH2n+2 होता है, ऐसा कुछ याद नहीं करना, वो हमको खुद से बनाने हैं, ठीक है। अब देखो ये एल्केन है, ठीक है, CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। और ये जनरल फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, अब CnH2n, जो +2 था अब वो +1 ही रह जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो मैंने हटा दिया। तो ये याद नहीं रखने अपने को जनरल फार्मूला, ये अपने को खुद से बनाने हैं, ये अपने को खुद से बनाने हैं। मतलब मैं किसी का भी जनरल फार्मूला बना सकता हूँ। जैसे मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO होता है ना, ये एल्डिहाइड है। अब इसका मुझे बोलेंगे कि जनरल फार्मूला बताओ, अब मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि सर मैंने तो याद ही नहीं किया था, ये भाई मेरे को खुद से बनाने हैं। देखो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 4 हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसका मैं कैसे बनाऊंगा, देखो CnH2nO, ऐसे मैं किसी का भी जनरल फार्मूला खुद से बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोई याद करना नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सम फंक्शनल ग्रुप। एक और बात बता देता हूँ, जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ना, इसको मैं R से डिनोट करता हूँ। जो एल्काइल ग्रुप है ना, इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, R से, R लेटर। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा बहुत जगह पे R लिखा रहता है, वो क्या शो करता है, अपना एल्काइल ग्रुप को, ठीक है। अब देखो सम फंक्शनल ग्रुप, अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है, OH होता है। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, R, यहाँ पे मतलब किसी R के साथ जुड़ा होगा ये एल्काइल ग्रुप के साथ। फंक्शनल ग्रुप OH को क्या बोलते हैं अपन, एल्कोहल। फिर थियो एल्कोहल, थियो एल्कोहल होता है SH, ठीक है। SH जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको बोलूँगा मैं थियो एल्कोहल। फिर आता है ईथर, ईथर मतलब ROR, ठीक है। ये R क्या है, ये R क्या है, R तो क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये ईथर हो गया। अब आता है थियो ईथर, O की जगह में क्या कर देना है, S कर देना है। देखो यहाँ पे भी मैंने O की जगह में देखो S कर दिया, तभी तो थियो बना था। मतलब जब थियो आएगा तो O की जगह में S करना पड़ता है, जब थियो आएगा तो O की जगह में S करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी थियो आया था, तो ये जो O था ऊपर ये वाला, इसकी जगह मैंने S कर दिया, ठीक है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला नहीं, सॉरी, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या होगा, RCHO। मतलब जो ये CHO होता है ये कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। कीटोन की बात करें तो कीटोन क्या होगा, RCOR। मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, कीटोन है। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, COOH। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ध्यान से देखो, जो ये R है ना, यहाँ पे कभी कभी H भी हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है इस वाले में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब आ रहा है ईस्टर। ईस्टर का देखो फॉर्मूला क्या होगा, RCOOR, ठीक है। और ये जो R है यहाँ पे कभी कभी H भी हो सकता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, अपना ईस्टर है। फिर आता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड
एक सेकंड। फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आया ना अपना एनहाइड्राइड, ठीक है। अब एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या हुआ सर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर वापस से सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आर। अब यहाँ पे आर की जगह में एच भी हो सकता है, इस आर की जगह में भी एच हो सकता है, ठीक है। ये अपना किसका फॉर्मूला हो गया, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया। ये अपने को याद रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है। अब आ रहा है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड तो ये होता है आर सी ओ, यहाँ पे कोई हेलोजन लग जाएगा, यहाँ पे कोई हेलोजन लग जाएगा, और इस आर की जगह में एच भी हो सकता है, इस आर की जगह में एच भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है एमाइड, एमाइड, एमाइड का दूसरा नाम है 1 डिग्री एमाइड। तो ये होता है देखो आर सी ओ एन एच टू, ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका फॉर्मूला है, एमाइड का। इसको अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री एमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे रहते हैं 1 डिग्री एमाइड में, 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। अब अगर 2 डिग्री एमाइड अपने को बनाना है तो देखो आर, यहाँ पे आर की जगह में एच भी हो सकता है, ठीक है। आर सी ओ एन एच। अब देखो एक एच हटाया मैंने और उसकी जगह में मैंने लगा दिया आर, एक एच हटाया मैंने और उस एच की जगह में मैंने लगा दिया आर, एक एच हटा के मैंने क्या लगा दिया, आर लगा दिया मैंने। तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 2 डिग्री एमाइड। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 2 डिग्री एमाइड में नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो सर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। फिर आएगा 3 डिग्री एमाइड, ये देखो आर की जगह में एच भी हो सकता है। फिर आएगा 3 डिग्री एमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन। अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे पहले जो NH2 था सबसे ऊपर, अब मैंने एक एच हटा के आर लगाया, अब मेरे को दोनों एच हटा के आर लगाने हैं, तो दोनों के दोनों आर आ गए। तो इसको मैं बोलूँगा 3 डिग्री एमाइड, क्या बोलूँगा 3 डिग्री एमाइड, और इस आर की जगह में एच भी हो सकता है। ये हो गया अपना 3 डिग्री एमाइड। फिर आएगा 1 डिग्री एमाइन। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती थी, 4 होती थी। वैसे ही मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन शो करता है ट्राई वैलेंसी, नाइट्रोजन शो करता है ट्राई वैलेंसी, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे अगर एक आर हुआ तो मैं बोल दूंगा 1 डिग्री एमाइन, अगर 2 आर हुए मैं बोल दूंगा 2 डिग्री एमाइन, और अगर तीनों के तीनों आर हुए मैं बोल दूंगा 3 डिग्री एमाइन। समझ में आ गया 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन क्या होता है। एक बार तो नीट में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन को, उनमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस सिक्वेंस में घटते क्रम में लगाओ। तो एक बार तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो 1 डिग्री एमाइन में मतलब एक आर लगा होगा नाइट्रोजन से, बाकी 2 क्या होंगे, एच होंगे। 2 डिग्री एमाइन में 2 आर लगे होंगे नाइट्रोजन से, तो बाकी एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 3 डिग्री एमाइन में तीनों की तीनों वैलेंसी किसने भर दी, आर ने भर दी, ठीक है। अब आता है नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2, ठीक है, और इधर कोई कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। नाइट्राइट मतलब ONO, ठीक है, इधर कुछ भी लगा हो सकता है। ये ONO जो दिखता है ना अपने को, ये क्या होता है, नाइट्राइट। NO2 क्या होता है, नाइट्रो। अब आता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो होता है N डबल बॉन्ड O, NO को बोलते हैं अपन नाइट्रोसो। अब आता है एजो, एजो होता है N डबल बॉन्ड N, सॉरी एजो होता है N डबल बॉन्ड N। अब इधर से भी कुछ लगा हो सकता है, इधर से भी कुछ लगा हो सकता है। साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर से कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। ये अपने को जब दिख जाए, जैसे मेरे को N डबल बॉन्ड N का भी दिख रहा है, तो मैं बोल दूंगा सर ये तो एजो है। मेरे को N डबल बॉन्ड O दिखा, मैंने बोल दिया सर ये नाइट्रोसो है। मेरे को ONO दिखा, मैंने बोल दिया सर ये नाइट्राइट है। मुझे NO2 दिखा, मैंने बोल दिया सर ये नाइट्रो है। तो ये अपने को ध्यान होने चाहिए। फिर आइसोसाइनाइड, साइनाइड को उल्टा कर दो तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N था, यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड C कर दो, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C कर दो। अब देखो यहाँ पे R भी हो सकता है या फिर H भी हो सकता है। ये वापस यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, मतलब इसके साथ कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है।
अब आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है SO3H, SO3H, और इधर कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। हैलाइड का फॉर्मूला, हैलाइड तो सिंपल होता है, जैसे इधर R लग गया और इधर X लग गया, R की जगह में यहाँ पे H भी हो सकता है, ये X जो होता है ये क्या होता है, हैलाइड। SO3H क्या बताता है, सल्फोनिक एसिड। N ट्रिपल बॉन्ड C क्या बताता है, आइसोसाइनाइड। अब आता है इपॉक्सी। इपॉक्सी ऐसा बनता है अपना, ठीक है, ये इपॉक्सी देख लेना। अब मैंने बताया था जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किए जाते हैं। तो ये देखो C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी क्या होते हैं, अपने फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं ये आप एक बार आपको इनमें से अगर आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी होगी तो ये आपको मैक्सिमम इसमें से आते होंगे, ठीक है। अब इन सबको अगर आपको नहीं आते तो ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी तो हम इनका पूरा यूज़ करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला। अभी हो सकता है कि आपको कोई डाउट रहे कि ये R क्या हुआ, कभी H लगा रहे हो, कभी R लगा रहे हो। अभी आपको जितना बस मैं बता रहा हूँ उतना करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके सारे जो लेयर्स हैं ना वो खुलती जाएंगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे। जब आप लास्ट लेक्चर की तरफ पहुँचोगे ना उस दिन आप बोलना कि मुझे तो सारा कुछ समझ में आ गया। पर आपको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ मेरे साथ जुड़ना होगा। अगर आप आधा अधूरा काम करोगे तो फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अब आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब मैंने बताया था आपको कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो जिन कार्बन में जिन कंपाउंड में होता है उनमें अपन बोलते हैं कि अनसैचुरेशन है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब अनसैचुरेशन कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है ना ये अपना क्या बताता है कि किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं। मतलब मेरे पास जैसे ये फॉर्मूला दे दिया, सर इसमें बताओ कितने डबल बॉन्ड हैं, तो मुझे देख के तो पता नहीं लग रहा, तो मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड दे दे बड़े सा, सर इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, तो सर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं उसको निकालने के लिए अपने एक जुगाड़ फॉर्मूला निकाला हुआ है, उस फॉर्मूले को बोल दिया मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला देखो क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू, देखो कार्बन जितने भी हों, कार्बन जितने भी हों, कार्बन कितने, मतलब जितने भी कार्बन हो वो लिखने हैं और उसमें एक ऐड कर देना है, उसमें एक ऐड कर देना है। जितने भी कार्बन दिख रहे हो उसको लिखना है और उसमें एक ऐड कर देना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें तो कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखूंगा, 3 लिखूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जैसे कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में 2 नहीं लिखूंगा, एक ऐड करके लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया कि कार्बन जितने भी दिख रहे हों उसमें एक ऐड करके लिखना है, ठीक है। अब इसको माइनस करना है किससे, इसको माइनस करना है किससे, देखो हाइड्रोजन जितने दिख रहे हो, हाइड्रोजन जितने दिख रहे हो, जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। माइनस जितने अपने को नाइट्रोजन दिख रहे हो वो यहाँ पे लिख देना, तो प्लस जितने अपने को हेलोजन दिख रहे हो वो ऐड कर देना, ठीक है। और इस पूरे को डिवाइड कर देना किससे, 2 से। हो सकता है ये फॉर्मूला आपको थोड़ा बड़ा लगे पर अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फिर इसको सॉल्व करके जैसे मान लो 2 आंसर आ गया तो मुझे पता लग गया कि इस स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड हैं। अगर आंसर आ गया 1, मुझे पता लग गया इस स्ट्रक्चर में 1 डबल बॉन्ड है। मतलब जो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना, वो मेरे भाई ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये क्या बताता है कि डबल बॉन्ड कितने परसेंट हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ C2H6, 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 ठीक है। तो मैंने बोला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है इसका, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन सर 2 हैं और 2 में एक ऐड करना पड़ेगा, 3 लिख दिया मैंने, फिर माइनस, ठीक है। फिर देखो हाइड्रोजन कितने हैं वो लिखना है, सर हाइड्रोजन कितने अच्छे हैं, फिर ना तो नाइट्रोजन है और ना हेलोजन है तो वो उससे कोई मतलब ही नहीं है अपना, सीधा 2 से डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है। तो 3 लिखा, माइनस 6/2 कितना होता है, सर 3 होता है। सर 3 में से 3 गया तो कितना बचा, सर 0 बचा। मतलब जो ये कंपाउंड था इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, सर 0 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं।
दूसरा है C2H4, C2H4। अब देखो, अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, देखो कार्बन जितने भी दिख रहे हैं उसको 1 से बढ़ाना है। तो कार्बन 2 दिख रहे थे तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस, फिर हाइड्रोजन जितने दिख रहे हैं उतने ही लिखना है। फिर माइनस नाइट्रोजन करने हैं और प्लस हेलोजन करने हैं। तो ना तो इसमें नाइट्रोजन है ना हेलोजन है इसमें, तो इसको यहीं तक रहने दूँ। इसको सीधा 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 3 माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, और 3 में से अगर 2 चला गया तो कितना आ जाएगा आंसर 1। मतलब जो ये C2H4 है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है क्या? मैंने बोला था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये अपने को ऐसे बनाना है। तो बाकी 2 हाइड्रोजन बचे, सॉरी 4 हाइड्रोजन बचे, तो 2 इस कार्बन पे और 2 इस कार्बन पे, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी भी देखो पूरी है। कार्बन ये रखा तो 2 इधर से बॉन्ड बनाया, 1 3 और 1 4, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी हो गई, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला है वो काहे के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, डबल बॉन्ड कितने होंगे। फिर तीसरा देखते हैं अपन C2H2। तो देखो कार्बन कितने हैं सर, 2 हैं, तो 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा 3, ठीक है। माइनस हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं सर, 2 दे रखे हैं। तो ना तो नाइट्रोजन दे रखे हैं ना हेलोजन दे रखे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब जो ये C2H2 है इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। देखो 2 डबल बॉन्ड को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2 डबल बॉन्ड को क्या बोल सकता हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं अपन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 1 ऐड किया, माइनस हाइड्रोजन जितने दिख रहे हैं उतने ही लिखना है, ठीक है। और ऑक्सीजन का तो मैंने कुछ बताया नहीं था, ऑक्सीजन का कोई फॉर्मूले में कोई है नहीं। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑक्सीजन का कितना होता है, 0 होता है। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, तो इसी को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 में से 2 हटाना है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C2H4O2 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आएगा C4H8। तो देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या है सर, 4 नहीं लिखूंगा, 5 लिखूंगा, क्योंकि कार्बन 1 ऐड करना पड़ता है ना। फिर माइनस हाइड्रोजन कितना है, 8 है, उसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 हटाना है, तो इसमें भी कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, कार्बन कितना रखूँ, 3 लिखा हुआ है तो 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 ऐड करके लिखते हैं, माइनस, ठीक है। अब हाइड्रोजन जितने भी दिख रहे हैं उतने ही लिख देना, ठीक है। ये हेलोजन है, हेलोजन में माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, हेलोजन में प्लस करते हैं, तो प्लस हेलोजन कितने, 1 है, एक ही तो है, ठीक है। ऑक्सीजन का तो कुछ होता नहीं है। नाइट्रोजन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2 से माइनस किया, पूरे को 2 से डिवाइड किया, तो देखो 4 माइनस, देखो ऊपर कितना हो गया, 7 और 1 8, और 8 में से 2 गया 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 3, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यार नेप्थलीन, सॉरी ये नेप्थलीन नहीं, ये तो बेंजीन है, ये मैंने गलती से क्या लिख दिया, नेप्थलीन लिख दिया यहाँ पे। और ये जो मैंने एंथ्रेसीन लिखा हुआ है वो नेप्थलीन है, ये है नेप्थलीन, ये क्या है, बेंजीन है। अब देखो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है, कल अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कितने डबल बॉन्ड है इसमें, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो आपको लगेगा कि देखो 3 दिख रहा है तो 3 लिख देंगे हम, ठीक है। पर ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो कितना आएगा। ये जो बेंजीन है तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ C6H6, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। अब हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी तो लगा होगा, क्योंकि देखो 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो एक हाइड्रोजन के साथ होगा ना। तो C6H6 तो होता है किसका फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो कितना आएगा, कार्बन 6 नहीं लिखूंगा, 1 ऐड करके लिखना पड़ता है, तो 7 लिखा। फिर माइनस हाइड्रोजन कितना लिखना पड़ेगा, 6,
2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटाना है तो आ गया 4। तो मुझे लग रहा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, पर आता कितना है, 4। तो अपने को ये क्लियर हो गया, एक रिंग का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड। तो देखो 3 डबल बॉन्ड तो दिख रहे हैं और एक रिंग भी बनी हुई है, तो एक रिंग किसके बराबर होती है, एक डबल बॉन्ड के, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें मतलब इसमें 2 रिंग दिख रही है, मतलब जितना अपने को दिख रहा है, कितना दिख रहा है डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा है ना, तो 5 में 2 और ऐड करने पड़ेंगे, मतलब इसका 7 आना चाहिए क्या, इसका क्या 7 आना चाहिए, देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन और 10 कार्बन। कार्बन तो इसमें कितने हैं, 10 हैं, और हाइड्रोजन देखते हैं अब कितने हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है इसके पास, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कैसे निकलो, देखो कार्बन को 11 लिखना पड़ेगा, माइनस हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, 8 को मैं किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 माइनस 8 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 11 में से अगर 4 हटा दिया जाए तो 7 ही तो आएगा मेरे भाई। तो मैंने देख के ही बता दिया, मतलब जितने डबल बॉन्ड दिख रहे थे वो तो मैंने काउंट कर दिए, और एक रिंग को एक डबल बॉन्ड मानते हैं, तो यहाँ पे 2 रिंग है तो 2 मैंने एक्स्ट्रा मान लिए थे, और मैंने पहले ही आंसर 7 निकाल लिया था। ठीक है, तो ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये हम काय के लिए यूज़ करते हैं कि डबल बॉन्ड किस में कितने हैं। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना भी। और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप पूरे केमिस्ट्री में काम में आने वाले हैं। अभी हो सकता है आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप बिल्कुल जितना पढ़ाया जा रहा हूँ उतना समझ में अगर आपको आ गया तो आपको आगे का कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आगे मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये कोई आपको दिक्कत नहीं देने वाले। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बोलती है होमोलोगस सीरीज़ क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। मान लो मेरे पास 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चारों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो बोलेंगे कि सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मान लो तुम 4 लोग खड़े हो, चारों के पास हाथ में एक एलन की बोतल पकड़ी हुई है, सबने ग्रीन कलर की, तो तुम बोलो जाओगे कि तुम सब एलन में पढ़ने वाले हो। तुम सबके पास पीडब्ल्यू का छाता है तो तुम बोले जाओगे कि तुम पीडब्ल्यू के हो। वैसे ही अगर 4 कंपाउंड खड़े हैं उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है तो मैं बोल दूंगा कि वो चारों एक ही होमोलोगस सीरीज में रहने वाले हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखो, और जितने भी ये मेंबर हैं उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगी। ठीक है, मतलब जितने भी होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे ना उनको अपन बोलेंगे होमोलोगी। अब होमोलोगी में 2 चीज़ कैरेक्टरिस्टिक सेम है, होमोलोगी में 2 कैरेक्टरिस्टिक सेम है। देखो, एक तो उनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब जितने भी वो चारों थे, मान लो जो सेम फंक्शनल ग्रुप था जिनके पास, वो जो सेम होमोलोगस सीरीज में आते हैं तो उनको मैंने बोल दिया होमोलोगी। अब जो ये होमोलोगी है ना, इनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। याद रखना, होमोलोगी के पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होता है पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल करा देता हूँ। अब तो जैसे एल्केन है, ठीक है, एल्केन मतलब जैसे मैंने 2 कार्बन का एल्केन बनाया ये, और एन मतलब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये CH3 इधर होगा और CH3 इधर से भी होगा। ठीक है, अब देखो तो इसमें कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए। ठीक है, अब मुझको 3 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो 1 2 3, तो ये CH3 इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 लगेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने 3 कार्बन का एल्केन बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक बात, अगर मुझे 4 कार्बन का एल्केन बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है, वैलेंसी पूरी करो, CH3 CH2 ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, जो एनसीईआरटी खुद ही बोलती है, देखो ये किनारे का मैंने पकड़ा CH3 है, इधर किनारे का पकड़ा CH3 है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी CH3 इसमें CH3 है, मतलब इसमें सिर्फ बढ़ा क्या, ये वाली चीज़ नहीं आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये और ये तो सेम है, अब इन और
इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ, अब देखो यहाँ पे एक और CH2 आ गया, ये तो पहले से था ये वाला, अब ये नया आ गया। मतलब जैसे जैसे हम नेक्स्ट मेंबर की तरफ बढ़ेंगे ना, एक नया बंदा जो जुड़ेगा बीच में वो है CH2। तो NCERT खुद बोलती है, मैं यहाँ पे NCERT को डिकोड करके बोलता हूँ, क्या लिखा हुआ NCERT में, जनरल मॉलिक्यूलर एंड द सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई CH2 यूनिट। जो मतलब सक्सेसिव मेंबर है ना, मतलब जैसे ये 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन वाला, ये सक्सेसिव मेंबर हो गए, इनमें एक चीज़ का डिफरेंस आता है, वो क्या है, CH2। मतलब जो बड़ा वाला मेंबर होगा ना उसके पास CH2 ज़्यादा होगा, एक CH2 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये CH2 यूनिट यहाँ पे आती है, मतलब CH2 यूनिट से एक आगे बढ़ते रहता है, मतलब CH2 से, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया। मतलब ये जो तीनों है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं तीनों किस में आएंगे, सेम होमोलोगस सीरीज में आएंगे, ठीक है। अब एल्कीन की बात करता हूँ मैं, जैसे एल्कीन की बात करता हूँ तो मैं 2 कार्बन का एल्कीन बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने, वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। ये 2 कार्बन का एल्कीन था, अब मैं 3 कार्बन का बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, ये अपना 3 कार्बन का हो गया, ठीक है। और वैसे ही मैं 4 कार्बन का भी बना सकता हूँ। अब देखो मैं 4 कार्बन का बना रहा हूँ, 4 कार्बन का, इधर CH2, इसमें H, इसमें H और ये CH2, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का हो गया, ये 4 कार्बन का हो गया, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक दूसरे में क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, क्योंकि तीनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, तीनों एल्कीन है, तीनों एल्कीन है। ये एल्कीन, सॉरी यहाँ पे मैंने ये डबल बॉन्ड एक एक्स्ट्रा बना दिया, यूँ एक ही रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 मेंबर का बन गया। अब ध्यान से देखो, इनका फार्मूला मैं अगर देखूँ निकाल के, जनरल फार्मूला नहीं, इसका फार्मूला निकालूँ तो कार्बन इसमें कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ये लिख दिया मैंने। इसमें कार्बन कितने हैं सर, 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 3 और 4 5 6, हाइड्रोजन 6 है। इसमें अगर मैं देखूँ कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, नहीं ये तो एक ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो वैलेंसी पूरी करनी है, तो 2 और 1 3 4 5 और 6 7, यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन, 7 हो गए, सॉरी ये लास्ट वाला तो 3 होगा ना, तो 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला 8 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये C2H4 है, तो यहाँ पर इधर जाने पर 1 कार्बन बढ़ गया, 1 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो देखो CH2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, जो मैंने आपको बताया, जो NCERT बोल रही है। यहाँ से यहाँ जाने में कार्बन 1 बढ़ गया, 1 कार्बन बढ़ गया, और हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, 6 थे, अब 8 हो गए, तो हाइड्रोजन 2 बढ़ गए। देखो CH2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, मतलब मैं सक्सेसिव आगे अगले मेंबर की तरफ जाऊँगा तो एक CH2 मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब एक मतलब किसके मेंबर है, एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, एल्कोहल की। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हुआ, ROH, ठीक है। अब R की जगह में मैं क्या रख रहा हूँ, CH3 रख रहा हूँ, सबसे छोटा तो यही हुआ ना, एल्काइल ग्रुप रखना है यहाँ पे। तो एल्केन, सबसे छोटा एल्केन कौन है, मीथेन। तो मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो मिथाइल बन जाएगा ना, तो R की जगह में मैं मिथाइल रख रहा हूँ। तो सबसे छोटा मेंबर कौन है होमोलोगस सीरीज का, एल्कोहल के लिए CH3OH, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट मेंबर करना है, तो अब इसको 2 कार्बन वाला बनाना पड़ेगा, तो अब करना पड़ेगा CH3CH2OH, समझ में आया ना। 2 कार्बन का तो यही बनेगा, 2 कार्बन का जो एल्केन होता है वो कौन होता है, C2H6 नहीं सॉरी C2H8 ऐसे बनता है ना, CH3 2 कार्बन का एल्केन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है, तो ये CH2, तभी तो यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप लिख रहे हैं हम, R मतलब एल्काइल ग्रुप, तो एल्केन में से एक नंबर हटाना पड़ता है ना हाइड्रोजन का, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर कौन है, ये। सेकंड मेंबर कौन है, ये है होमोलोगस सीरीज। किसके होमोलोगस सीरीज का, एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आप देखोगे ना तो CH2 से इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, CH2 से इंक्रीज हुआ होगा, मतलब जो ये वाला है ना इसमें एक CH2 ज़्यादा होगा यहाँ से, ठीक है। अब एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। अब देखो CHO एल्डिहाइड होता है। अब मैं यहाँ पे R लिखूँ, ठीक है, पर मैंने आपको जब बताया था फंक्शनल ग्रुप तो मैंने बोला था कि एल्डिहाइड में H भी हो सकता है, तो जो पहला मेंबर होगा वो हो जाएगा HCHO, दूसरा मेंबर होगा वो होगा CH3CHO, ठीक है। और यहाँ से अपन यहाँ देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 3 H है, ठीक है, तो CH2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है,
ठीक है। तो ये और ये किसके मेंबर हो गए, सेम होमोलोगस सीरीज़ के, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला क्या हुआ, RCOOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे H भी हो सकता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी होमोलोगस सीरीज़ का जो पहला मेंबर होगा वो कौन होगा, HCOOH। दूसरा मेंबर कौन होगा, CH3COOH। तो ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो, CH3CH2COOH, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर हो गया, ये सेकंड मेंबर हो गया, ये थर्ड मेंबर हो गया, ठीक है। और हर जो सक्सेसिव आगे हम बढ़ रहे हैं तो हमको CH2+ करना पड़ेगा, ये NCERT में लिखा हुआ है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब मतलब आपको फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका जो होमोलोगस सीरीज़ का जो ये पूरा खेल है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कभी कभी जनरल फार्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जनरल फार्मूला अपने को याद नहीं करना होता, हम याद करते रहते हैं उनको कि एल्केन का ये होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, ये सब याद नहीं करने अपने को। मेरे के पास मान ले क्वेश्चन आ गया कि एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला बताओ, ठीक है। तो अपने को सिर्फ एक एल्डिहाइड लिख देना है, अपने को पता होना चाहिए एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, और यहाँ पे R लगाते हैं अपन। तो R की जगह में मैंने एल्काइल ग्रुप लिख दिया कोई सा भी जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, CHO ये लिख दिया मैंने CH3, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन पूरे कंपाउंड में कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 है। और ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो इसका अपने आप खुद बनाना है अपने को। अगर मैं इसको N रखूँ तो हाइड्रोजन को 2N करना पड़ेगा और ऑक्सीजन हमेशा एक ही रहेगा। तो ये जो CnH2nO है ये किसका जनरल फार्मूला हो गया, एल्डिहाइड का, ठीक है। किसी का भी बना सकते हो आप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाना हो, जैसे इसका बनाना हो, तो मैंने सबसे छोटा वाला अपना पसंदीदा CH3 लिख दिया R की जगह में, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने हैं सर, कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1, हाइड्रोजन 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2nO2। तो ये इसका कहीं ना कहीं क्या, O2 नहीं ON, नहीं सॉरी, O2 तो हमेशा O2 ही रहेगा, ON नहीं कर देना इसको, ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन जनरल फार्मूला भी किसी का निकाल सकते हैं, तो आप किसी का भी जनरल फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, मतलब 4-5 मेंबर हैं, सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो एक ही होमोलोगस सीरीज के माने जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो ये भी अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही हो रहा है ना सब में। ये भी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये तीनों किसके हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप, इनमें तीनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, अल्कोहल। तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही होमोलोगस सीरीज में बिलोंग करेंगे, ये तीनों एक ही होमोलोगस सीरीज में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो वही लिखा हुआ है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेम होमोलोगस सीरीज आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं इसमें आपको पढ़ा देता हूँ, देखो OH जो होता है ना वो जिस कार्बन पे लगा हुआ है, इस कार्बन पे लगा हुआ है, अब ये देखा जाता है ये कितने कार्बन पे लगा हुआ है, देखो ये वाला तो सिर्फ एक कार्बन पे लगा हुआ है इस पे, तो इसको मैं बोलूँगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो ये OH है, OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कितने कार्बन पे लगा हुआ है, सर 2 कार्बन पे लगा हुआ है, इसको मैं बोलूँगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब देखो जैसे OH ये है, OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कितने पे लगा हुआ है, 1 2 3 कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है। मतलब मैं बोल दूं क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों सेम होमोलोगस सीरीज में आते हैं, क्योंकि अल्कोहल का तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना, OH ही तो है सब में लगा हुआ, ठीक है। और ये लिखा हुआ है अब अगला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू द डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाए, एक एल्डिहाइड हो गया, एक अल्कोहल हो गया, तो दोनों अलग अलग होमोलोगस सीरीज में आएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक R लगेगा, बाकी N के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। अगर 2 R नाइट्रोजन के साथ लग गए तो वो बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन, और अगर 3 R
नाइट्रोजन के साथ लग गए तो उसको अपन बोलते हैं टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो जब मैंने ऊपर आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे तो ये तीनों अलग अलग पढ़ाए थे, मतलब ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये अलग अलग होमोलोगस सीरीज में आएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में आएंगे। ये यहीं पे ये लिखा हुआ था, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज आ गया। ठीक है, जैसे एक एल्डिहाइड है, एक अपना अल्कोहल हो गया, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं ना। एल्डिहाइड में CHO लगा हुआ है, अल्कोहल में OH लगा हुआ है, तो ये अलग अलग होमोलोगस सीरीज में आएंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो बहुत बार बच्चों को इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि सर N क्या हुआ, आइसो क्या हुआ, नियो क्या हुआ, सेकेंडरी। देखो आइसो और नियो को पहचान नहीं पाते बच्चे, और सॉरी आइसो एंड सेकेंडरी को पहचान नहीं पाते, और नियो एंड टर्चरी को पहचान नहीं पाते। तो यहाँ पे मैं सारा जो कन्फ्यूज़न है आपका वो दूर करता हूँ। ठीक है, अब देखो ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ये मैंने 4 कार्बन बना दिए। एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। अब ध्यान से देखो, इनकी वैलेंसी पूरी कर रहा हूँ। H3 H2 H2 H3। ठीक है, अगर ये सीधी लाइन में लिखा हुआ है, अगर सीधी लाइन में लिखा हुआ है तो तब यूज़ करते हैं N। मतलब ये क्या हो गया मेरा N ब्यूटेन। सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी स्थिर है, कोई इधर उधर कोई डिविएशन नहीं, बल्कि सीधी लाइन में लिखा हुआ है। मैंने बोल देना है सर ये तो N है, N तो 4 कार्बन था तो N ब्यूटेन बोल दिया। ठीक है, अब जैसे N पेंटेन बनाना है मुझे, N लिखा हुआ है तो सीधी लाइन में करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी लाइन में लिखा हुआ है, ये मेरा हो गया N पेंटेन। ठीक है, तो N वाला, ये जो N वाला है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने हटा दिया, मतलब N में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आइसो का। अब देखो आइसो, अब देखो आइसो में क्या होता है ना, U बनता है Y, UY बनता है, UY बनता है, क्या बनता है U। ठीक है, अब मेरे को आइसो ब्यूटेन बनाना है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन पहले बीच में रखना है अपने को, फिर एक U करना है, एक U करना है, U करना है, U करना है अपने को। ठीक है, तो देखो कार्बन इधर है, अब देखो इधर CH3, इधर CH3, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो ब्यूट है तो एक और कार्बन करना है, तो ये कर दिया मैंने CH3। इस कार्बन पे हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये Y बन गया ना। देखो 4 ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन भी आ गए। एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड भी आ गया। और जो ये Y वाला स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं आइसो। तो मैंने बोल दिया सर आइसो ब्यूटेन। तो आइसो वाला झंझट खत्म हो गया। आइसो में क्या बनता है, ध्यान रखना है, Y बनता है। ठीक है, वापस ये क्वेश्चन देखते हैं। आइसो है मतलब Y बनाना है। ठीक है, तो देखो पहले बीच में कार्बन रखा, यूँ किया यूँ किया यूँ किया। ठीक है, तो आइसो पेंटेन मतलब अब कितने कार्बन चाहिए, 5 चाहिए। तो पहले एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। ठीक है, 3 हो गए, फिर एक 4 और एक 5। समझ में आ गया। ये मैं H कैसे रख रहा हूँ, H मैं वैलेंसी पूरी करने के लिए रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ही क्यों रखे, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से थे, तो 2 और हाइड्रोजन चाहिए ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये किसका बन गया, आइसो पेंटेन का बन गया। ठीक है, मतलब आइसो वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें अपने को Y बनाना चाहिए, Y बनाना चाहिए, अपने को Y बना होना चाहिए। ठीक है, अब आता है नियो। ठीक है, मतलब आइसो का भी झंझट खत्म। आइसो का अपने को पता है कि आइसो में क्या बनाते हैं, नियो Y बनाते हैं, सॉरी। फिर अपना आएगा नियो। अब नियो में देखो कि अपने को ऐसे बनाना है, प्लस कैसे बनाना है, U। ठीक है, अब जैसे नियो पेंटेन है तो एक कार्बन मैंने यहाँ पर रखा, एक कार्बन यहाँ पर रखा मैंने, एक सेकेंड, एक कार्बन मैंने U रखा, एक कार्बन U रखा, एक कार्बन U रखा, एक कार्बन U रखा, एक कार्बन U रखा। ठीक है, तो देखो CH3 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 CH3। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। देखो पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन भी है। एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। और नियो का मतलब होता है प्लस बनाना, प्लस भी बन गया। तो ये मेरा बन गया सर नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन। ठीक है, तो ये मेरा समझ में आ गया। अब मैं बनाता हूँ नियो ब्यूटेन, नियो ब्यूटेन। ठीक है, नियो में मतलब ऐसा बनना चाहिए, मतलब एक कार्बन यहाँ पे आना चाहिए, एक इधर आना चाहिए, एक इधर आना चाहिए, एक इधर आना चाहिए, और इधर बहुत कितने भी आ सकते हैं, इधर कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब इधर कम से कम एक तो आना ही चाहिए, तभी तो प्लस बनेगा।
तभी तो प्लस बनेगा। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ब्यूट के कार्बन तो यहीं पे ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे कार्बन कहाँ से आएगा, मतलब न्यू बुटेन क्या पॉसिबल है, नहीं, कम से कम न्यू पेंटेन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब 5 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब इधर कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी बुटाइल, सेकेंडरी वाला देखो। अब ब्यूटेन अपने को पता है ना, जैसे ये बुटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें से एक कार्बन हटा, एक हाइड्रोजन हटाना है ना, तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल बन जाएगा, क्योंकि मेरे को पता था एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के क्या बनता था, एल्काइल बनता है ना, एल्काइल। तो ये क्या था, ब्यूटेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो वो कौन सा एल्काइल बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा, ठीक है। अब देखो जो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, कौन सा, एक सेकेंड, अब देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, पहले ये मैंने ब्यूट बनाया, ठीक है। अब देखो CH3 CH2 CH3, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, एक, और यहाँ से मैंने कुछ लगा दिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो वो जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कितने कार्बन पे लगा हुआ है, 2 कार्बन पे, इसलिए मैंने बोल दिया इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मुझे टर्चरी ब्यूटाइल बनाना है ना, तो मेरे को देखो कैसे बनाना पड़ेगा, मिथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाना है मेरे को, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कितने कार्बन से लगा हुआ है, 1 2 3, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, टर्चरी ब्यूटाइल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन भी लगा ही हुआ है, ठीक है, मतलब इसके यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो हमको देखना है कि वो कितने कार्बन पे लगा हुआ है, उतने जितने कार्बन पे लगा होगा वो, अगर 2 कार्बन पे लगा होगा तो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर 3 कार्बन पे लगा होगा तो टर्चरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। न्यू भी अपने को आ जाएगा, न्यू में क्या बनता है, प्लस बनता है, सेकेंडरी भी आ गया, टर्चरी भी आ गया, ठीक है। तो N आइसो नियो सेकेंडरी टर्चरी ये सब कोई आएगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि अब हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्रिकल से स्टार्ट करेंगे ना तो हमारे पास ये आएंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मान लो, वैसे तो समझ में आ गया होगा, तो पर जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आ गया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाईवैलेंट रेडिकल। बाईवैलेंट रेडिकल का मतलब होता है, जैसे मेरे पास देखो क्या है, CH4 है ना, मतलब इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैंने इनमें से 2 हाइड्रोजन फ्री कर दिया इसके, तो इसके पास सिर्फ क्या बचे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचे, ठीक है, मतलब इसकी 2 वैलेंसी मैंने फ्री कर दी। पहले तो इसकी जो 4 वैलेंसी थी, चारों के पास हाइड्रोजन लगे हुए थे, अब इसकी 2 वैलेंसी मैंने फ्री कर दी, मतलब उनमें से हाइड्रोजन हटा दिए, अब मैं वहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, बाईवैलेंट रेडिकल है ये मेरा, बाईवैलेंट रेडिकल। रेडिकल मतलब जब हम किसी से वैलेंसी पूरी, मतलब वैलेंसी एक मतलब छीन लेते हैं ना, एक फ्री कर देते हैं, तो वो बन जाता है रेडिकल अपना, ठीक है। जैसे अपना CH4 था, अब उसको मैं CH3, और यहाँ इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं कुछ भी लगा दूँ, तो ये इसको मैं बोलूँगा रेडिकल, ठीक है। तो जब हम वैलेंसी फ्री कर लेते हैं ना, उसको अपन रेडिकल बोलते हैं। तो बाईवैलेंट मतलब 2 वैलेंसी फ्री करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों वैलेंसी मैंने एक एक कार्बन से फ्री कर दी तो मैं बोलूँगा एल्काइलिडीन, ईडीन, यहाँ पे यूज़ किया जाता है ईडीन, ठीक है। एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री करने को क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन, मतलब ईडीन लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये था, इसमें एक ही कार्बन के पास 2 वैलेंसी मैंने फ्री कर दी, तो इसको मैं बोलूँगा, अब ये कौन सा एल्काइल है, मिथ है ना, मिथ एक कार्बन है, तो मैं बोलूँगा मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, ठीक है। अब देखो वापस यहाँ पे इस कार्बन पे मैंने 2 वैलेंसी फ्री कर दी, तो अब यहाँ पे बोलूँगा इथाइलिडीन, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन थे, इथ इसलिए यूज़ किया। फिर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो देखो एक ही कार्बन के साथ 2 वैलेंसी मैंने फ्री कर दी, मतलब यहाँ पे ईडीन लगेगा, ठीक है। अब कितने कार्बन है, प्रोप, तो ये N है ना, एक ही लाइन में क्या बोलते हैं अपन, N, तो N प्रोपाइलिडीन, ठीक है। ये समझ में आ गया अपने को। अब उसके बाद क्या अपना, अब देखो अगर
बगल बगल के जो कार्बन है उनमें से मैंने वैलेंसी फ्री कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं अपन विसिलेन, विसिनल। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल। स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, सॉरी। विसिनल, ठीक है, विसिनल। विसिनल या फिर मतलब एडजेसेंट कार्बन से मैं वैलेंसी को फ्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं को यूज़ करना है सिंपल एल्काइलिन, एल्काइलिन, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें, ये देखो बगल बगल कार्बन में से वैलेंसी मैंने फ्री कर दी, तो यहाँ पे मेरे को क्या यूज़ करना है? एल्काइलिन। अब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो मैं बोल दूँगा प्रोपाइलिन, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अगर टर्मिनल कार्बन मतलब जो किनारे किनारे के जो कार्बन थे उनमें से मैंने अगर वैलेंसी फ्री करी तो मैं यूज़ करूँगा पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन, ये। अब देखो किनारे किनारे में से वैलेंसी पूरी फ्री करी है तो मिथाइलिन तो यूज़ करना है। अब पॉली में क्या यूज़ करूँगा? कितने कार्बन है इसमें? 3 है, तो ट्राई मिथाइलिन बोलूँगा, ट्राई मिथाइलिन, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सेम कार्बन में से दो वैलेंसी फ्री करूँगा तो एल्काइलिडीन यूज़ करूँगा। अगर विसिनल या फिर एडजेसेंट कार्बन जो होता है उसमें से मैं अगर 2 वैलेंसी फ्री करूँगा तो एल्काइलिन यूज़ करना है। और टर्मिनल जो कार्बन है अपने उनमें से अगर मैं वैलेंसी फ्री कर रहा हूँ ना तो मेरे को यूज़ करना है पॉलीमिथाइलिन, ठीक है, पॉलीमिथाइलिन। अब देखो ये कंसेप्ट है, देखो ये बेंजीन अपने को पता है, ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन होता है, अपने को पता है बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब इसमें से एक मैं हाइड्रोजन हटा दूं तो यू ऐसा बन जाएगा, मतलब एक वैलेंसी में इसकी फ्री कर रहा हूँ, मतलब हाइड्रोजन जो यहाँ पे लगा हुआ था, देखो यहाँ सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये हमको दिख नहीं रहा क्योंकि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना, पर है तो सही। तो वही हाइड्रोजन यहाँ पे जो लगा हुआ था ना ऊपर पे, वो मैंने फ्री कर दिया। ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ था, अब इस हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने, ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो जो C6H6 था वो C6H5 बन गया। इसको अपन बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल, इसको क्या बोलते हैं अपन? फिनाइल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, जैसे यहाँ पे बेंजीन, और बेंजीन की खोपड़ी में ये जो ऊपर वैलेंसी थी उसको मैंने फ्री कर दी ना, तो यहाँ पे अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। जैसे यहाँ पे CHO मतलब एल्डिहाइड लग गया, कुछ भी लग सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन C6H5 को क्या बोलते हैं अपन? फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है। वापस देखो टोइलिन, टोइलिन का फॉर्मूला होता है ये, बेंजीन की खोपड़ी में CH3 अगर लगा रहा है ना उसको अपन बोलते हैं टोइलिन, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर एक मैं हाइड्रोजन हटा दूँ तो ये ऐसा बन जाएगा, CH3 था, अब CH2 बचा, एक मैंने वैलेंसी फ्री कर दी इसकी, ठीक है। तो ये मेरा टोइलिन जो था ना वो बन गया मेरा बेंजाइल, इसको मैं बोलूँगा बेंजाइल, बेंजाइल, इसको मैं बोलूँगा बेंजाइल। एग्जांपल में दिखाता हूँ तुमको, जैसा ये बेंजीन है, बेंजीन की खोपड़ी में अगर मैं CH2OH लिख दूँ, CH2OH लिख दूँ, ठीक है, ये लिख दूँ मैं अगर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब इसकी मतलब ये सिर्फ मतलब इसकी एक वैलेंसी फ्री करके OH लगाया गया है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? बेंजाइल, तो इसको मैं बोलता हूँ बेंजाइल एल्कोहल, क्या? बेंजाइल एल्कोहल, समझ में आ गया? मैं एग्जांपल भी आपको साथ ही साथ करा दे रहा हूँ। अब देखो, अब ये जो बेंजाइल है ना उसमें से भी मैं अगर एक हाइड्रोजन हटा दूँ, मतलब अब मैं ऊपर से 2 वैलेंसी फ्री कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ अब एक H बचा, 2 वैलेंसी फ्री कर दी मैंने। अब मेरे को बोलना है इसको बेंजल, बेंजल, ठीक है। एग्जांपल में दिखा देता हूँ, एक H रखना है, अब मैंने ये कर दिया, 2 मैंने O लगा दिया यहाँ पे, तभी तो मैं यूज़ करता हूँ इसको बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अब आप बोल रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो बॉन्ड है, यूँ, तो ये तो 3 हो गए ना। अरे मेरे भाई, कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिखाते थोड़ी थे, जैसे हम बॉन्ड लाइन भी शो करते थे तो कभी दिखाते थे क्या? तो यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं देखना, उसके अलावा जो बॉन्ड बना रहा है ना किसी के साथ वो देखने हैं। 2 के साथ बना रहा है तो ये 2 वाला ये बना जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ है ना, 2 वैलेंसी फ्री हुई, वहाँ पर जाके ये लगा है अपना O, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, CHO है ना, ये CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं अपन, तो ये बन गया अपना बेंजल्डिहाइड,
ठीक है। अब देखो, अब जो ये बेंजल है ना, इसमें से भी अगर मैं एक H हटा दूँ तो ये अपना बन जाएगा बेंजो। क्या बन जाएगा? बेंजो। मतलब मैंने सारी की सारी जो हाइड्रोजन लगे हुए थे कार्बन के साथ वो सारी वैलेंसी फ्री कर दी। अब 3 मेरे पास वो है बेंजो, ठीक है। तभी तो जब मैं ये बनाता था फिर मेरा ये यहाँ पे देखो आप, ठीक है। अब देखो 3, 1 2 और एक, ये 3 वैलेंसी फ्री हो गई, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग गए। तभी तो इसको बोलते थे अपन बेंजोइक एसिड। बेंजो यूज़ तभी तो करते थे क्योंकि 3 वैलेंसी फ्री करके मैंने फंक्शनल ग्रुप लगाया है, ठीक है। देखो टोइलिन है, टोइलिन में से एक H घटेगा तो मैं बोल दूंगा बेंजाइल। बेंजाइल में से भी एक H हटा दूंगा, मैं बोल दूंगा बेंजल। बेंजल में से भी एक H हटा दूंगा, मैं बोल दूंगा बेंजो। समझ में आ गया? तो ये आपको भी कंसेप्ट यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन तक अपने को पता होना चाहिए। देखो अगर सिस्टम 1 और सिस्टम 2 क्या है? सिस्टम 1 वही है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। अगर 1 कार्बन होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट बोलेंगे और 5 कार्बन होगा तो पेंट बोलेंगे, ठीक है। बाकी ये अच्छे से जो डिटेल में हम कब हमारे सामने आएगा, जब हम क्या बोलेंगे, IUPAC पढ़ेंगे कल से, ठीक है। अब देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको फोकस कर रहा हूँ सिस्टम नंबर 2 पे। तो सिस्टम नंबर 2 में जब 1 कार्बन होगा तो फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन पे एसेट बोलते हैं, 3 कार्बन पे प्रोपियोन बोलते हैं, 4 कार्बन पे बुटेर बोलते हैं और 5 कार्बन पे वेलर बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम 1 कब लगाना है, सिस्टम 2 कब लगाना है? देखो हमेशा अपने को सिस्टम 1 ही लगाना है, सिवाय सिस्टम 2 अपने को कब लगाना है? सिस्टम 2 अपने को लगाना है जब हमारे पास एसिड आ जाए, जब हमारे पास क्या आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, जब हमारे पास एल्डिहाइड आ जाए, जब हमारे पास एसिड हैलाइड आ जाए, जब हमारे पास एनहाइड्राइड आ जाए, जब हमारे पास अमाइड आ जाए, या फिर जब हमारे पास साइनाइड आ जाए या आइसोसाइनाइड आ जाए। देखो जब हमारे पास साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड हो तो उसमें हम सिस्टम 1 सिस्टम 2 कोई भी लगा सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। पर जब बाकी के जो ये सब है ना, जो बाकी के हैं उनमें अपन को क्या लगाना है, सिस्टम नंबर 2 लगाना है। मतलब अगर 1 कार्बन होगा तो फॉर्म बोलूँगा, 2 कार्बन होगा तो एसेट बोलूँगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोपियोन बोलूँगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेर बोलूँगा, 5 कार्बन होगा तो वेलर बोलूँगा। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ तुमको। जैसे मैंने लिख दिया CH3 COOH। मुझे पता है सर ये एसिड है, तो इसमें मेरे को कहीं ना कहीं कौन सा यूज़ करना है, मेरे को सिस्टम नंबर 2 यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो कितने कार्बन है, 1 और 2, यहाँ से गिनते हैं, देखो 1 और 2, तो 2 नंबर को क्या बोलते हैं अपन, एसेट बोलते हैं। तो इसका नाम आ जाएगा एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। समझ में आ गया ना, इसका क्या नाम आ जाएगा, एसिटिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ H लिखता, HCOOH, ठीक है, तो अब सिर्फ 1 कार्बन है तो अब मैं बोलता इसको फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये जो अपने हैं एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, ये एनहाइड्राइड हो गया, फिर ये एमाइड हो गया। इन सब में अपने को क्या यूज़ करना है, सिस्टम नंबर 2 यूज़ करना है, जिसमें 1 कार्बन का मतलब हुआ फॉर्म, 2 कार्बन का मतलब हुआ एसेट, 3 कार्बन का मतलब हुआ प्रोपियोन, 4 कार्बन का मतलब हुआ ब्यूटेर एंड 5 कार्बन का नंबर हो गया वेलर, ठीक है, ठीक है, वेलर। अब देखो ईस्टर, ये अपने को बहुत ध्यान से रखना है। ईस्टर, ईस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। ये तो अपने को पता है ईस्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, तो जो ये ऑक्सीजन के साथ R लगा हुआ है ना, वहाँ पे तो सिस्टम 1 लगाना होता है, और जो ये कार्बन के साथ R लगा हुआ है यहाँ पे सिस्टम नंबर 2 लगाना है, ठीक है। तो सिस्टम नंबर 1 कब लगाना है, जब जो ऑक्सीजन के साथ R लगा हुआ उस पर, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ ये वाला R लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिस्टम नंबर 1 लगाऊंगा। तो ये कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो 2 नंबर पे क्या बोलता हूँ, सिस्टम नंबर 1 क्या बोलता है, इथाइल। क्या बोलता है, इथाइल। तो ये लिख दिया मैंने इथाइल। और इस वाले कार्बन पे जो इधर वाले कार्बन हैं, यहाँ पे सिस्टम नंबर 2 लगाऊंगा। तो कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे एसेट लगाना पड़ेगा मुझे। देखो 2 नंबर पे क्या आता है, एसेट, एसेट, और फिर लगा देना 8। ये कीटोन में ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो कीटोन में सिस्टम 1 भी लगता है और सिस्टम 2 भी लगता है, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो इसका नाम आ जाएगा इथाइल एसिड 8, ठीक है। ये मैं नेमिंग आपको कॉमन नेमिंग सिखा रहा हूँ, कॉमन नेमिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। IUPAC नेमिंग कल से स्टार्ट होगी और वो सिंपल है। बस अगर आज का लेक्चर आप झेल जाओगे ना तो कल से बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है। बस आज ये थोड़े नाम वाम थोड़े अपने को याद रखने पड़ेंगे। बाकी अगर ये आपको लेक्चर आज का समझ में आ गया और आपने ये नाम भी याद कर ले तो आपको पूरे चैप्टर में, पूरे कंसेप्ट में, पूरे जो
केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा अच्छा यूज़ आने वाला है इसका, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई कंसेप्ट तो थे नहीं, ठीक है, बाकी सब वही था जो मतलब याद करना होगा। तो अब जैसे टोइलिन है, टोइलिन का कोई स्ट्रक्चर है, तो अब उसका कोई कंसेप्ट तो नहीं होगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, ठीक है, वो याद करना है तो याद करना है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो वो आप कोई टेंशन मत लेना, बस आज कॉमन नेमिंग थी, कल से पूरा कंसेप्ट वाला आएगा जिसमें अपने को उस चीज़ का रीज़न पता होगा कि इसको ऐसे करना है। ठीक है, आज बस लेक्चर झेल लो, बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा वैसे। ठीक है, अब देखो जैसे ये है अपने पास, ठीक है, तो ये RCONH2, ठीक है, एमाइड है, मतलब इसमें मैं ये क्या यूज़ करूँगा, सिस्टम नंबर 2 यूज़ करूँगा। ठीक है, तो देखो कितने कार्बन लगे हुए हैं सर, एक कार्बन लगा हुआ है, तो क्या बोलूँगा, फॉर्म बोलूँगा या मिथ बोलूँगा, बता, फॉर्म बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सिस्टम नंबर 2 है, ये एमाइड, ये है ना, ये, ठीक है, तो क्या यूज़ करूँगा, फॉर्म यूज़ करूँगा, तो मैं बोलूँगा फॉर्म एमाइड, फॉर्म एमाइड। फॉर्म मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि सिस्टम नंबर 2 लगेगा इसमें। अब देखो एसिड है, एसिड में भी सिस्टम नंबर 2 लगता है, देखो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, तो 2 नंबर के लिए क्या बोलते थे, एसेटिक एसिड। ठीक है, अब ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में क्या यूज़ करते हैं अपन, एनहाइड्राइड में भी अपन सिस्टम नंबर 2 यूज़ करते हैं, तो 1 नंबर और 2 नंबर, तो टोटल कितने, तो क्या हो गया, 2 नंबर के लिए क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक, एसेट मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया आपको। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो ये अपने पास क्या है, एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है, इथीन है, ये कौन सा है, ये 2 कार्बन का इथीन। ठीक है, इथीन, इसकी जब मैं एक वैलेंसी फ्री करता हूँ ना, मतलब इसमें से जब मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूँ और वहाँ पे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप लगने की मतलब के लिए मैं कोई गुंजाइश छोड़ता हूँ, जैसे मतलब एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, यहाँ पे अब कुछ भी जुड़ सकता है, तो अब इसको मैं बोलूँगा विनाइल, इसको मैं बोलूँगा विनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज का लेक्चर में बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये याद ही करने हैं यार, बस कल से बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है क्लास। ठीक है, तो इसमें से एक H हटा दिया ना मैंने जो, फिर वहाँ पे एक वैलेंसी मैंने फ्री करी, तो उसको मैं बोल दूँगा विनाइल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी CH2 CH3, ठीक है, ये क्या है अपना मिथित प्रोपीन है ना, प्रोपीन। और अगर मैं प्रोपीन में से कहीं ना कहीं एक वैलेंसी फ्री करूँ, ठीक है, अगर मैंने इथीन से किया था तो विनाइल बना था, और अगर मैं प्रोपीन से करूँगा ना, ये जो CH3 था अब मैंने CH2 कर दिया, क्योंकि अब एक मैंने वैलेंसी फ्री कर दी। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे अपन एलाइल, क्या बोलेंगे, एलाइल। कभी कभी ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, नीट में भी आया था कि ये एलाइल, इसमें से कौन सा एलाइल का स्ट्रक्चर है, इसमें से कौन सा विनाइल का स्ट्रक्चर है, तो हमको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अब देखो बीच के जो कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड, और जो बाकी के किनारे के कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड ना हो, इधर सिंगल बॉन्ड है, बीच वाले में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे वैलेंसी फ्री है, इसको अपन बोलते हैं क्रोटोन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड लग जाएगा तो इसको मैं बोल दूंगा क्रोटोन एल्डिहाइड, यहाँ पे एसिड लग जाएगा तो बोल दूंगा क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, मतलब इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर देखे अपने को, तो उसके लिए क्या शब्द यूज़ करना है, क्रोटोन शब्द यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बाकी के ये सब अपने को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम कुछ आज से जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो हमने आज चैप्टर पढ़ा है तो उससे आज वैसे कोई ऐसा कोई खास चैप्टर नहीं था, क्योंकि आज कॉमन नेमिंग थी। कॉमन नेमिंग में मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता कि हमको कोई कंसेप्ट लगाना पड़ता है इसमें, मतलब कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, और जहाँ पे चीज़ें याद करने की बारी आती है फिर वहाँ पे थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। तो आज का चैप्टर अगर आपने पूरा
मतलब आज का जो लेक्चर है आपने अगर पूरा अच्छे से उसको झेल लिया मतलब समझ में तो आ ही गया होगा आपको, पर आज का लेक्चर आपने अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया और अब समझ लिया उसको, तो कहीं ना कहीं आपको पूरी केमिस्ट्री में फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बाकी जो कल से क्लास चलेगी उसमें पूरा कंसेप्ट होगा, उसमें पूरा जुगाड़ चलेगा। ठीक है, क्योंकि कल से IUPAC हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद सारा जो सिस्टम चलने वाला है वो पूरा मतलब कंसेप्चुअल चलने वाला है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो कॉमन नेमिंग का था, तो उसमें कोई सच मतलब ऐसा कोई वो नहीं होता प्रोसीजर या फिर कोई कंसेप्ट लगाए हैं अपन, तो वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी जो मैंने चीज़ें बताई ये सारी ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि ये पूरा यूज़ आएगा आगे। ठीक है, तो अब NCERT में एक टेबल दे रखी है, वो हम कॉमन नेमिंग की देख लेते हैं और इसके साथ ही चैप्टर को हम फिनिश करते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने दे रखा है CH4, तो इसका कॉमन नेम है मीथेन, अपने को पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने को पता है। उसके बाद उन्होंने दे रखा है N बुटेन, ये हमने बनाना सीख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, और ये मतलब एक सीधी लाइन में, ये पूरी एक सीधी लाइन में है, तो मैंने क्या बोल देना है इसको N बुटेन, क्या बोल देना है N बुटेन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दे रखा है आइसोबुटेन, आइसोबुटेन मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद दे रखा है उन्होंने नियोपेंटेन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद दे रखा है उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब CHO। ठीक है, CHO। अब देखो फॉर्म का मतलब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि एक कार्बन लिख दिया, क्योंकि सर ने बताया था एक कार्बन पे फॉर्म होता है। अरे मेरे भाई यहाँ से गिनना होता है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O है वहाँ से गिनना है। एक कार्बन पहले से आ गया तो यहाँ पे H लगाना पड़ेगा आप सिर्फ, ये हो गया अपना फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इन्होंने एसीटोन, एसीटोन मतलब कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है RCOR। अब यहाँ पे भी CH3 लिख दे, यहाँ पे भी CH3 लिख दे, उसको बोलते हैं अपन एसीटोन। नाम देखना, यहाँ से गिनती चलेगी 1 और 1 2, मैंने बोला था C डबल बॉन्ड O से गिनती करनी है 1 और 1 2, तो फॉर्म यूज़ करूँगा या एसेट यूज़ करूँगा, एसेट यूज़ करूँगा, तो एसेट यूज़ कर दिया। वो कीटोन है तो कीटोन के लिए ओन यूज़ करते हैं, तो एसीटोन बन गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद दे रखा उन्होंने क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को याद रखना CHCl3 बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं CHCl3। ठीक है, फिर एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिड है तो उसमें फॉर्म और एसेट यूज़ करेंगे, एसेट मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 कार्बन मत लिख देना, ये 2 कार्बन लिख दिया सर मैंने, नहीं मेरे भाई, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, गिनती यहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 कार्बन तो 1 और जोड़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसमें 2-3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो ये मेरा क्या बन गया एसिटिक एसिड बन गया। उसके बाद बोल रहे हैं वो बेंजीन, अरे ये तो बच्चा जानता है बेंजीन क्या होता है, यूँ होता है ना, बेंजीन तो यूँ होता है मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया एनाइसोल, एनाइसोल। अब एनाइसोल का मतलब क्या होता है, ये बेंजीन बनाया, यस सर ये बेंजीन बनाया। ठीक है, बेंजीन की खोपड़ी में क्या लगाना है अपने को OCH3। अगर मैं सिर्फ CH3 लगा देता, अगर मैं सिर्फ CH3 लगा देता, उसको बोलते अपन टोइलिन, टोइलिन, तो ये वाला क्या है एनाइसोल। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं वो एनिलीन, देखो एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन क्या हुआ, एनिलीन क्या है, बेंजीन की खोपड़ी में सर NH2 लगा दो, इसको मैं बोलूँगा एनिलीन, बेंजीन की खोपड़ी में NH2 लगा दो। ठीक है, क्या बोल दूँगा एनिलीन बोलूँगा। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर मतलब सर ROR। अब एक तरफ इथाइल लगा दो, एक तरफ मिथाइल लगा दो, तो यहाँ मैंने मिथाइल लगा दिया और वहाँ मैंने C2H5, या फिर लिखूँ CH2CH3, ये इथाइल है ना। इथेन जो होता है ना, इथेन, इथेन होता है CH3CH3। अब इथेन तो एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, तो इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर इथाइल बन जाएगा, ये लगा दिया इथाइल। जैसे मिथेन में से एक हाइड्रोजन लगा के मिथाइल बना। ठीक है, अब देखो इसकी नामकरण कैसे करते हैं, मैंने पहले इथाइल ही क्यों बोला, मिथाइल क्यों बोला मेरे भाई, पहले E आता है कि M आता है, E आता है, तो पहले बोलना है इथाइल, फिर बोलना है मिथाइल, फिर बोलता ईथर। अगर दोनों तरफ मिथाइल हो जाता तो मैं बोलता हूँ डाई मिथाइल ईथर, दोनों तरफ इथाइल हो जाता मैं बोलता डाई इथाइल ईथर। अब एक तरफ मिथाइल हो गया, एक तरफ इथाइल हो गया, तो पहले E बोलना है क्योंकि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर।
ये कॉमन नेमिंग है, ठीक है। फिर एक और दे रखा है उन्होंने C6H5, C6H5 तो ये होता है फिनाइल यूँ, और वहाँ पे क्या लगाना है अपने को COCH3, COCH3, इसी को बोलते हैं अपन एसीटोफिनोन, इसको बोलते हैं याद रखना एसीटोफिनोन, ओन मतलब कीटोन, देखो RCOR, ठीक है, RCOR तो कीटोन, ठीक है, एसीटोफिनोन इसको बोलना है अपने को। तो यहाँ पर तक मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत आपको मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हुई होगी। बाकी आपको चैप्टर कैसा लगा, और आज का चैप्टर आपको थोड़ा बोरिंग मुझे लगा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। आज से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, 20-25 क्वेश्चन आपको भेजूंगा आज से रिलेटेड, उनको आपने कर लिया तो आज का जो चैप्टर है वो आपका मक्खन बन जाएगा, मतलब आज का जो लेक्चर है वो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आज के चैप्टर को भी आप अच्छे से करना, क्योंकि आगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इन्हीं शब्दों का, इन्हीं जो कंपाउंड्स हैं, इनका ही यूज़ आने वाला है, ठीक है। कभी वो बोल देंगे टॉयलिन, तो मुझे टॉयलिन पता होना चाहिए ना, टॉयलिन ये होता है। वो बोल देंगे एसीटोन, तो मुझे एसीटोन तो पता होना चाहिए, मुझे विनाइल तो पता होना चाहिए। कहीं पे वो बोल देंगे विनाइल करके कुछ बता देंगे, तो मुझे पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी कैसा लगा आज का चैप्टर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो या ना कर रहे हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, और आपको मैं DPP भेज रहा हूँ, उस DPP को लगाना और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही अपने को मज़ा आएगा। क्योंकि जो हमारा पेपर आएगा उसमें हमको ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि थ्योरेटिकल है एग्ज़ाम, उसमें से IUPAC के बारे में एक पैराग्राफ लिखो या एक ऐसे लिख दो, वहाँ पे तो भाई MCQ आएंगे। क्योंकि अगर हमको आता है क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो ही वहाँ पे फ़ायदा है। तो क्वेश्चन अपने बनने चाहिए, और मैं आपको DPP दूंगा, उसमें आज बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करने हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, धन्यवाद।